क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं बेटा इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जहां पर हमने सबसे पहले देखा था कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, डेयरी फार्म का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, पोल्ट्री फार्म का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, बी कीपिंग का मतलब क्या होता है, फिशरीज क्या होता है। हमने फिर एनिमल ब्रीडिंग को देखा। एनिमल ब्रीडिंग में हमने देखा कि इनब्रीडिंग क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, आउट ब्रीडिंग क्या होता है, आउट क्रॉस क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्या हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। फिर हमने ये भी देखा कैसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम ओवरकम करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने प्लांट ब्रीडिंग की बात की। तो प्लांट ब्रीडिंग में हमने देखा कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग का तरीका क्या होता है। प्लांट ब्रीडिंग के दौरान हमने ये भी देखा कि म्यूटेशनल ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, कैसे हम हाई यील्डिंग वैरायटीज को प्राप्त करते हैं और हाई यील्डिंग वैरायटीज कौन सी होती है उनको देखा हमने। फिर देखा हमने कि कैसे हम जो है प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू जो है कुछ ऐसे क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसी क्रॉप की वैरायटी को प्रोड्यूस करते हैं जो कि डिजीज के लिए रेजिस्टेंस होती है। क्लियर। फिर देखा था हमने कि इंसेक्ट या पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी कौन सी होती है। फिर बायो फोर्टिफिकेशन की बात की थी हमने, कैसे हम फूड को जो है वो विटामिन एनरिच कर सकते हैं, मिनरल्स जो बाकी फूड में कम होते हैं उनको कैसे हम फूड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो देखा हमने, है ना। सिंगल सेल प्रोटीन को देखा हमने। गोल्डन राइस के बारे में हमने बात किया था, याद आया या नहीं आया, ठीक है। हमने एक, अब देखो बेटा मैंने इतने सारे नाम क्यों लिए, इतने सारे वर्ड्स क्यों बोले मैंने, क्योंकि ये कीवर्ड है, ये इस चैप्टर के कीवर्ड हैं जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो एक सबसे पहले तो कुछ कीवर्ड मैं आपको दे रहा हूं जिनके आप मुझे उत्तर कीजिएगा, आंसर जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखो बेटा क्या होता है, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप उसका यदि कमेंट में आंसर लिख भेजते हैं ना तो उसका मतलब सिंपल है कि आप और मैं दोनों साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मत सोचा करो कि सर ने देखा है, मैं सबके कमेंट देखता हूं, सबके कमेंट में देखता हूं मैं। ये बात जरूर है कि मैं प्रतिक्रिया नहीं करता हूं, है ना। आपको लगता होगा सर इसमें हार्ट नहीं देते कमेंट में, सर इसको लाइक नहीं करते कमेंट को, ठीक है। तो मैं सिंपल सा तरीका ये है कि मुझे जब देखिए कभी कभी क्या होता, कोई चीज कोई क्वेश्चन जो है वो ऐसा होता है, कोई स्टेट किसी ने कोई चीज को कुछ पूछा बहुत स्पेसिफिक लगता है, वहां मैं आंसर करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि कई बार क्या होता है, कई बार है ना एक चीज होती है जो मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने रिस्पॉन्ड, मैं पढ़ता नहीं हूं उनके सारे कमेंट में पढ़ता हूं उनके, लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब मैं समाज में ऐसा ही हूं कि मैं थोड़ा सा प्रतिक्रिया कम देता हूं चीजों की, ठीक है। आई एम लेस। देखिए अब आप बोलोगे सर कोई कुछ बोल देता आप तो फटाक से बोल देते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कर। तो वो बेटा मैं आपकी बेहतरी के लिए बोलता है, जब तक चीज मुझसे जुड़ी होगी, कोई चीज मुझसे जुड़ी होगी तो शायद मैं उतना उसका प्रतिक्रिया ना करूं, लेकिन जब वो आपके फ्यूचर से आपसे जुड़ी है तो मुझे अपने आप से ज्यादा आपका ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप जिस पथ पर चल रहे हैं, जो मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, कंपटीशन का में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी सफलता मेरी सफलता है, ठीक है। चलिए तो अब सबसे पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बताइए मुझे आप कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट क्रॉस, आउट क्रॉस का मतलब क्या होता है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। बताइए, अगेन दोबारा पूछ रहा हूं, मोएट का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। आउटक्रॉस का मतलब क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, मोएट का फुल फॉर्म क्या होता है और सुपर ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है। इन प्रश्नों के उत्तर मुझे लिख भेजिएगा। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, काम ज्यादा है अभी, ठीक है आज, ठीक है। अब आपके सामने जो है वो यहां पर एक टेबल है, एनसीईआरटी का टेबल है और मुझे मालूम आपकी बुक में बना हुआ है, आप फटाफट 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 जो है इसकी नकल कर सकते हैं, पर अभी नकल नहीं करना है, अभी सोच के आंसर देना है, ठीक है। बाद में रिवाइज कर लेना, पर अभी कितना याद था आपको यह हमें चेक करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे, आप बताइए विहिट की उस गेहूं की, आप मुझे गेहूं की उस वैरायटी का नाम बताइए जो लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट और हिल बंट के लिए
बीमारी के लिए रेजिस्टेंस के। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सुन लो बात करके, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि गेहूं की उस किस्म का नाम बताइए, नेम द वैरायटी ऑफ व्हीट व्हिच इज रेजिस्टेंस फॉर द लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड हिलबंट। गेहूं की उस किस्म का नाम बताइए जो कि लीफ और स्ट्राइप रस्ट और हिलबंट बीमारी के लिए प्रतिरोधी होती है। तो क्वेश्चन का जो है, तो मैं इसको नंबर देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा, यानी इसको 1 नंबर दिया, इसका आंसर क्या होगा, ये वैरायटी का नाम बताना है आपको, ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि ब्रासिका की उस वैरायटी का नाम बताइए जो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर बीमारी से जो है वो रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। ब्रासिका की उस वैरायटी का नाम बताइए जो कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर डिजीज, जो कि एल्बुगो से होने वाली बीमारी होती है, उसके लिए वो रजिस्टर होती है। उस वैरायटी का आप मुझे नाम बताइए, ठीक है। नेम दी वैरायटी ऑफ ब्रासिका दैट इज रेजिस्टेंस फॉर दी व्हाइट रस्ट ऑफ दी क्रूसीफर बीमारी के लिए रजिस्टर होता है, जो एल्बुगो से होने वाली डिजीज के। फिर क्वेश्चन नंबर 3, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, कॉलीफ्लावर की उस किस्म का नाम बताइए, कॉलीफ्लावर की उस वैरायटी का नाम बताइए जो कि ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट के लिए रेजिस्टेंस है, उस वैरायटी का नाम बताइए, ठीक है। सुनिए क्वेश्चन, और ये उत्तर करने हैं आपको, समझ गए ना। कोई भी आदमी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहेगा, समझ गए, हाथ पे हाथ रखे मत नहीं बैठा ना, है ना। हमारे गांव में कहावत है, हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हो, कि धरे मतलब रखे। तो कोई भी आदमी हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठेगा। एवरीबडी शुड आंसर द क्वेश्चन कि कॉलीफ्लावर की उस वैरायटी का नाम बताइए जो ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट डिजीज के लिए रजिस्टर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेंज किया थोड़ा मैंने, बताइए पूसा कोमल किस क्रॉप की वैरायटी है, के। तो नेम ऑफ द क्रॉप के, पूसा कोमल किस क्रॉप की वैरायटी है ये आपको बताना है, और पूसा कोमल जो है किसके लिए रेजिस्टेंस है ये भी आपको बताना है, ठीक है। मोस्ट टफ क्वेश्चन में से एक है, कठिन क्वेश्चन के, पर आप समझ गए कि यहां पे क्या लिखा हुआ था, कि टेबल पूरा दिमाग आंखों के सामने, इतनी बार टेबल दिखा दिया है कि आंखों के सामने गाय भी घूम रही है और मटर भी घूम रही है, ठीक है। उत्तर मिल गया है इसमें, इस स्टेटमेंट में उत्तर छिपा हुआ था, ठीक है, कि आंखों के सामने गाय भी घूम रही है और मटर भी मिल गया है के। तो पूसा कोमल किस क्रॉप की वैरायटी है, किसके लिए रेजिस्टेंस है के। और चिली मिर्ची जो सदाबहार दिखाई पड़ती है हमको, ठीक है, उस मिर्ची की क्रॉप की जो है वो रेजिस्टेंट वैरायटी का नाम, चिली की रेजिस्टेंट वैरायटी का नाम बताइए जो कि चिली मोजेक, टोबैको मोजेक और लीफ कर्ल के लिए रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। तो इसका भी उत्तर देना है आपको कि चिली या मिर्ची की उस किस्म का नाम बताइए जो कि चिली मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, लीफ कर्ल वायरस के लिए रजिस्टर होती है। आपको बता दूं मैं, अभी हमने 6 एमसीक्यू जो है देखे यहाँ पे, 6 एमसीक्यू एक साथ के, पहले के क्वेश्चन छोड़ लो तो ऐसे करके 10-12 एमसीक्यू हो गए हमारे, है ना। फिर अगला क्वेश्चन, अरे ये तो करना ही पड़ेगा, लेक्चर तभी आगे बढ़ेगा जब तक आप इसका उत्तर नहीं देंगे, मैं यहां रुका रहूंगा, उत्तर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि बताना है आपको कि पूसा गौरव जो है वो किसकी वैरायटी है, किस क्रॉप की वैरायटी है पूसा गौरव के, और ये किस इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। पूसा गौरव जो है किस क्रॉप की वैरायटी है और किस इंसेक्ट पेस्ट के लिए ये रेजिस्टेंस है, आपको बताना है, ठीक है, क्लियर। फ्लेड बीन की जो वैरायटी है पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3, ये किस इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस होती है ये भी आपको बताना है, क्लियर। फ्लैट बीन, सपाट मटर या फ्लैट बीन जो होती है उसकी पूसा सेम की फली बोलते हैं, पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3 उसकी वैरायटी है, किस इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस है। फिर आपको बताना है कि भिंडी की उस किस्म का नाम बताइए, ओकरा या भिंडी की उस किस्म का नाम बताइए, ओकरा या भिंडी की उस किस्म का नाम बताइए जो शूट एंड फ्रूट बोरर, जो भिंडी में छेद करता है उस कीड़े का नाम है फ्रूट बोरर के। तो शूट एंड फ्रूट बोरर इंसेक्ट के लिए जो कि रेजिस्टेंस है उसका नाम बताइए आप, ठीक है ना। तो भिंडी की उस किस्म का नाम बताना है जो शूट एंड फ्रूट बोरर के लिए रेजिस्टेंट है, क्लियर। आया मजा। तो ये इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, आप देख लो पलट के एनसीईआरटी, देख लो के, लेकिन भैया याद रहेगा तब तो हम कौन सा बुक लेके जाएंगे एग्जाम में, तो याद रखो उसको, दिमाग में डाल के रखो उसको, बार बार जो पूछा है इसको बार बार देखो, जो मैंने पूछा ना आपसे ये दिमाग में घूमना चाहिए, ये टेबल भी दिमाग में देखना चाहिए, ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात करेंगे हम टिश्यू कल्चर के ऊपर, लास्ट हिस्सा है इस चैप्टर करके।
अब कई बच्चों का बोलना है कि सर इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें रखी है, कई बुक्स के अंदर, एमसीक्यू बुक में बहुत सारा थ्योरी इधर उधर का रखा है। तो देखो बेटा, मैं क्लियर कर दूं आपसे कि 99.99% क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से, और ये चैप्टर जितना डिटेल में एनसीईआरटी में दे रखा है उतना डिटेल में अभी तक क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा ही नहीं है। तो इस चैप्टर में से पूछने के लिए बहुत कुछ है एग्जामिनर के पास में, तो इसलिए इसके बाहर जाके पूछेगा इसकी संभावनाएं बहुत कम है। क्लियर? इसलिए वो, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, तो जितना चाहे उतना पढ़ते रहे, 6 महीने पढ़ते रहेंगे तो भी चैप्टर पूरा नहीं होगा। तो वो लेफ्ट और राइट मत जाइए, अभी जो एमसीक्यू में आपको पूछ रहा हूं, जो आपको मैं दूंगा, बस वो प्रैक्टिस करना है और एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ना है। ठीक है? फिर पिछली क्लास में किसी ने एक आपत्ति लिया, और उस आपत्ति को, मतलब आपत्ति ये था कि सर कई बार आप बात करते हैं, बोल देते हैं कि एनसीईआरटी इज इक्विवेलेंट टू दी गीता, कुरान, बाइबल, तो गुरु ग्रंथ साहब, तो ऐसा मत बोला करो, हमको हर्ट होता है। ठीक है? तो बेटा देखो, ऐसा है, जब मैं किसी रिलीजियस धर्म ग्रंथ का नाम लेता हूं तो मेरा कहने का मतलब है हम उसे बड़े सम्मान से देखते हैं। ठीक है? चाहे वो गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे बाइबल हो, ठीक है, सबका मैं बराबर सम्मान करता हूं, सबको मैं जो है वो बराबर समझने, मतलब मेरे आई कैन नॉट डिफरेंशिएट अमंग देम कि मैं किसको श्रेष्ठ बोलूं, ये मेरे जो है वो जेनेटिक्स के अंदर या मेरे डीएनए के अंदर या मेरे खून के अंदर ही नहीं है। मैं सबका बराबर सम्मान करता हूं, मैं मस्जिद के सामने भी सिर झुकाता हूं, मंदिर के सामने भी सिर झुकाता हूं, मैं गॉड की भी प्रे करता हूं, और मैं गुरुद्वारे में भी जाता हूं। मतलब मेरे लिए सब धर्म समभाव है, मैं किसी से डिफरेंशिएट नहीं करता। लेकिन जब मैं ऐसा बोलता हूं, उसका कहने का मतलब है कि आज हमारा धर्म है पढ़ना, आज हमारा धर्म है कि हम जो है अब जिस मंजिल की ओर निकले, जहां पर मानव सेवा पहली प्रायोरिटी है, उसके लिए निकले। तो हम ये केवल मेडिकल इंटरेस्ट या नीट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये मानव सेवा के लिए पढ़ रहे हैं, मानव धर्म के लिए पढ़ रहे हैं, जहां पर हमें कई दुखियारों की जान को बचाना है, कई सारे तड़पते लोगों की हमको जान सेव करना है, कई सारे ऐसे लोग जिनको आपकी आवश्यकता है, उनके लिए हमें कुछ करना है। तो जब मैं ऐसा बोलता हूं किसी रिलीजन का, इसका कहने का मतलब ये कि आज हमारे लिए इस पुस्तक का महत्व वही है जो धर्म के लिए धर्म ग्रंथों का महत्व है, क्योंकि इस बुक को अच्छे से पढ़ने से हम अपनी मंजिल पर सफलता में आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरा ये, मैं केवल एक जो है वो आपको सिग्निफिकेंस बताने के लिए कहता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी कुरान बन गया है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि एनसीईआरटी गीता बन गया है या एनसीईआरटी बाइबल बन गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जितना सिग्निफिकेंस उनका है हमारी जिंदगी में, उतना ही सिग्निफिकेंस इस समय हमें इस बुक को देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसलिए किसी को यदि मेरी टिप्पणी से बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं कि मेरा किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को छोटा, ऊंचा, नीचा दिखाने का कोई पर्पस नहीं था। मैं आप सबसे प्रेम करता हूं, और मेरे लिए ईश्वर, अल्लाह, गॉड सब एक है। आप डिफरेंस कर सकते हो, पर मैं डिफरेंस नहीं कर सकता हूं। मेरे लिए सब एक है, और मैं सबका बराबर सम्मान करता हूं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मेरे सामने मेरे सामने जब मरीज होता है तो वो ईश्वर की सबसे बड़ी कृति होता है, भगवान इंसान होता है जिसको भगवान ने बनाया हुआ है, और जिसने भी अल्लाह ने बनाया, भगवान जिसने भी, ठीक है, हम नहीं जानते। ठीक है? हमें इतना पता है कि हमें उसके लिए कुछ की स्वास्थ्य, उसके दुख को हमें दूर करना है। ठीक है? क्योंकि ईश्वर काम करने नीचे नहीं आएगा, हमें ही उसका काम करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है? और वो काम जो है कभी भी एक दूसरे से लड़कर नहीं होता है, एक दूसरे से डिफरेंशिएट करके नहीं होता है, वो काम मिलकर होता है। ठीक है? तो आपने गलत लिया, जिनने भी स्क्रिप्ट पर मेरे पिछली क्लास के स्टेटमेंट को गलत लिया है, तो बेटा मतलब मैं वही सॉरी बोल सकता हूं आपसे। इसके अलावा ये है कि पर आपको ये सोचना होगा आपको कि क्या आप इतने कन्फाइंड है डोमेन में कि आप इतनी सी बात को भी आप टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। यदि आप इंटॉलरेट, इतने अधिक इंटॉलरेंस है, तो बेटा जिंदगी में आपने अपने रास्ते खुद ही बंद कर दिए आगे बढ़ने के। तो प्लीज उनसे बेड़ियों को तोड़ दीजिए। बेड़ी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ज्ञान असीमित है, ज्ञान अपरिमित है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। ज्ञानी बनिए, कट्टरपंथी मत बनिए, ज्ञानी बनिए। ठीक है? चलिए, तो टिश्यू कल्चर क्या होता है बेटा? टिश्यू कल्चर का मतलब यह है, अब आपको बता दूं मैं, यहां इसके बारे में हमने जो है वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में थोड़ा यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा हुआ है। कहां पढ़ा हमने? जब हम सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने कहा था एक सेल में अपने पूरे के पूरे प्लांट को बनाने की क्षमता होती है, इसको सेलुलर टोटिपोटेंसी कहते हैं। याद है आपको? मैंने आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बताया था। मैंने कहा था कि टोटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है? मैंने कहा था बेटा कि टोटिपोटेंसी का मतलब होता है
कि एक कोशिका, एक सेल जो होती है, उसके पास संपूर्ण जीनोम होता है और वो पूरे के पूरे एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो सकती है। इसे हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं। और हैबरलैंड ने बताया था इसके बारे में कि स्टीवर्ट ने सेल्स का इस्तेमाल किया और कैरेट के प्लांट को तैयार किया था। और सेलुलर टोटिपोटेंसी जो होता है, जो कोशिकीय टोटिपोटेंसी होती है, यही जो है वो टिश्यू कल्चर का आधार होता है। यदि एक सेल से पूरा प्लांट ना बन पाता, एक सोमेटिक सेल से, एक सिंपल सेल, प्लांट सेल से पूरा प्लांट बनाने की क्षमता यदि उसमें नहीं होती तो टिश्यू कल्चर भी नहीं होता। तो टिश्यू कल्चर का जो फंडामेंटल आधार है वो सेलुलर टोटिपोटेंसी है। जाहिर सी बात है कि हम एक सिंपल सा प्लांट सेल या टिश्यू का इस्तेमाल करेंगे और पूरे प्लांट को हम तैयार कर लेंगे के बाय सम कल्चर। तो इसके मतलब ये है कि वी नीड सम कल्चर मीडियम, हमें कुछ मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, एक कल्चर मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। और वो कल्चर मीडियम किस तरह का होगा? वो कल्चर मीडियम इस तरह का होगा जिसमें कि सेल अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके, डिवाइड कर सके सेल, और वो जो है वो पूरा प्लांट को बना सके। उस कल्चर मीडियम में क्या होना चाहिए? उस कल्चर मीडियम में सेल ग्रोथ फैक्टर होना चाहिए और ऐसे हार्मोन, ऐसे फाइटो हार्मोन होना चाहिए जो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हो। कौन सा हार्मोन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है? साइटोकाइनिन के ऐसे हार्मोन चाहिए जो कि सेल का इलोंगेशन करते हो। वो कौन से हार्मोन है? ऑक्सिन। ऐसे हार्मोन चाहिए जो रूट और शूट के डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हो। वो हार्मोन कौन से? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो याद है? ऑक्सिन रूट इनिशियल्स को बनाने में हेल्प करते हैं, क्लियर है ना? ठीक है, ऑक्सिन रूट इनिशियल को बनाने में हेल्प करते हैं लेकिन स्टेम का इलोंगेशन बढ़ाते हैं। ठीक है, साइटोकाइनिन रूट को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो असल में हमको जो है वो ये समझना होगा कि जो प्लांट मॉर्फोजेनेसिस जो होता है वो भी हार्मोन के रेशियो के अकॉर्डिंग होता है। तो टिश्यू कल्चर का आधार है वो। टिश्यू कल्चर में आप एक सिंगल सेल को कल्चर मीडियम में डालते हैं और उसके ग्रो करने पर एक एमॉर्फस मास ऑफ सेल बनता है। एक सिंगल प्लांट सेल को आपने मीडियम में डाल दिया है, उसके डिवाइड करने पर एक एमॉर्फस मास ऑफ सेल बनता है। उस एमॉर्फस मास ऑफ सेल को बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं? उसको कैलस कहते हैं। ठीक है, फिर कैलस में हम क्या करते हैं? ऑक्सिन और साइटोकिनिन का रेशियो चेंज करते हैं। ऑक्सिन अधिक डाला, साइटोकिनिन कम डाला तो रूट बनना शुरू हो गई उसके अंदर। ठीक है, ऑक्सिन कम किया, साइटोकिनिन ज्यादा कर दिया तो अब शूट बनना शुरू हो गया उसके अंदर। तो ऐसे हम जो है वो फाइटो हार्मोन का रेशियो को चेंज करके जो है रूट और शूट के बनने का इंडक्शन करते हैं, प्रेरण करते हैं। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं, आपको जो है वो 3 जार दिखाई पड़ रहे हैं और इसमें जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं ना बेटा, ये सिंगल सेल से ग्रो प्लांट है। ठीक है, तो ये ग्रो होने के बाद का फोटोग्राफ है। तो एक सिंगल सेल अंदर मीडियम में डाला था और देखिए पूरा का पूरा प्लांट बन गया उससे। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. टिश्यू कल्चर की हेल्प से क्या कर सकते हैं बेटा? बहुत लिमिटेड जगह में, छोटी जगह में हम क्या कर सकते हैं? हम छोटी सी स्पेस में जो है कई सारे प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। इसको माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं इसको। माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है? माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब होता है बेटा कम जगह में माइक्रो सेल, छोटी सेल का इस्तेमाल करके हमने बड़ी संख्या में प्लांट को प्रोड्यूस किया हमने। तो जब टिश्यू कल्चर के थ्रू जो है वो कई सारे प्लांटलेट को तैयार करते हैं एक छोटी लिमिटेड स्पेस में, उसको हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है, 1902 में हैवरलैंड ने, जिनको हम फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं, वेरी IMP के, इन्होंने बताया था कि प्लांट सेल को हम कल्चर कर सकते हैं और इनसे हम पूरा के पूरे प्लांट को बना सकते हैं। ठीक है, 1930 में वाइट नाम के साइंटिस्ट ने टोमेटो रूट टिप को कल्चर किया इन्होंने और प्लांट को बनाकर दिखाया उन्होंने के। याद रखिएगा सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट क्या था? स्टीवर्ट ने, इसका नाम जो यहां पर नहीं, स्टीवर्ट ने इन्होंने कैरेट की जो है वो सेल को इस्तेमाल करके पूरा कैरेट प्लांट इन्होंने तैयार किया था। ठीक है, और इसके लिए बताया आपको, इसके लिए जो है वो प्लांट हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं, फाइटो हार्मोन यूज करते हैं। सबसे कॉमन होता है ऑक्सिन और दूसरा होता है साइटोकाइनिन। ठीक है, क्लियर? तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे बेटा मैं लोगो लगाना भूल गया एनसीईआरटी का, तो आप समझ लेना कि ये लोगो है, दिस इज एनसीईआरटी। ठीक है, एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक
failed to keep pace with demand and provide sufficiently fast and efficient system for crop improvement. Another technology called tissue culture get developed. के अब प्रॉब्लम क्या है? ट्रेडिशनल ब्रीडिंग करते हैं आप, आपने प्लांट को क्रॉस कराया, आपने क्रॉस करके अपने प्लांट तैयार किए, सीड तैयार किए, उसके फिर सीड को टेस्ट किया आपने, वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस के। और कई बार क्या होता है, कई बार जो सीड लगते हैं वो सीड जर्मिनेट करेगा नहीं करेगा, ये भी डाउट वाला प्रश्न होता है, ठीक है। तो क्या किया हमने म्यूटेशनल ब्रीडिंग का इस्तेमाल किया या कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हमने, और हमने एक हाइब्रिड प्लांट, एक डेवलप प्लांट को तैयार किया और उस प्लांट के फिर सारे सेल निकाल के अलग कर लिए हमने, सेल्स निकाल दिए उस प्लांट के हमने। अब एक लीफ जो होती है उसमें कई हजारों सेल्स उसके पास में, उसमें हमने सेल्स निकाला और हर एक सेल को हमने कल्चर, अलग अलग कल्चर मीडियम में रख के हजारों प्लांट तैयार कर लिए। यानी एक सिंगल लीफ उस प्लांट की, यानी जो आपने हाइब्रिड मेहनत से तैयार किया उसकी एक सिंगल सेल को निकाल के आप हजारों प्लांट तैयार कर सकते हैं, लाखों प्लांट तैयार कर सकते हैं और उनको आप सप्लाई कर सकते हैं आगे। फास्ट प्रोसीजर है। What does tissue culture mean? It was learned by scientists during 1950s that whole plant could be regenerated from explant के। and what is the meaning of explant? ध्यान से बात सुनिएगा के। एक्सप्लांट का मतलब क्या होता है बेटा, एग्जाम में आता है, मतलब जिस प्लांट पार्ट का, जिस भी प्लांट पार्ट का इस्तेमाल हम टिश्यू कल्चर में, जिस भी प्लांट पार्ट का यूज हम जो है वो टिश्यू कल्चर में करते हैं उसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। मान लो रूट का लिया का एक छोटा सा हिस्सा लिया हमने तो रूट एक्सप्लांट हो गया है, के लीफ का एक हिस्सा लिया तो लीफ एक्सप्लांट हो गया है, स्टेम का एक हिस्सा लिया स्टेम एक्सप्लांट हो गया है। तो एक्सप्लांट का मतलब ये है पौधे का वो भाग जिसका इस्तेमाल हम टिश्यू कल्चर में करते हैं, ठीक है। एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब with under sterile condition in a special nutrient media, उसे हम एक्सप्लांट बोलेंगे। तो एक्सप्लांट क्या होता है बेटा, कोई भी पौधे का भाग जिसको हमने लिया और उसका इस्तेमाल हमने टिश्यू कल्चर में किया, स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम में हमने ग्रो किया और पूरे के पूरे प्लांट को जनरेट किया हमने, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट बोलते हैं। तो याद रखिएगा, एक एक्सप्लांट या एक सेल, एक्सप्लांट मतलब छोटा सा प्लांट का कोई हिस्सा है, रूट का हिस्सा हो गया, शूट का हिस्सा हो गया, लीफ का हिस्सा हो गया, उससे पूरा प्लांट बना लिया हमने। तो किसी सेल से या एक्सप्लांट से पूरे प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस करना टोटीपोटेंसी कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्या बोलते हैं साहब, सेलुलर टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्लियर क्लियर, टोटीपोटेंसी कहलाता है। क्लियर, ठीक है। अगेन दिस इज ऑल्सो एनसीईआरटी बेटा, है ना, मतलब कुछ भी मेरा नहीं है, अभी एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस हेयर दैट द न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड। अब मैंने आपसे कहा कि जो भी न्यूट्रिएंट मीडियम में आप सेल को ग्रो कर रहे हैं, टोटीपोटेंसी के चलते आप जो है वो सेल मल्टीप्लाई कर रही है और एक पूरे के पूरे प्लांट बॉडी को बना रही है, तो उसे क्या चाहिए, उसे फूड चाहिए। तो फूड किस फॉर्म में मिलेगा आपको, सुक्रोज के फॉर्म में दिया आपने, के कार्बन का सोर्स दिया आपने उसको, जो सुक्रोज के फॉर्म में मिलेगा। कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन, अमाइनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर जैसे ऑक्सिन और साइटोकिनिन, वो टिश्यू कल्चर मीडियम में प्रेजेंट रहेंगे। तो याद रखिए, टिश्यू कल्चर मीडियम में क्या क्या होगा, सोर्स ऑफ शुगर होगा उसमें सुक्रोज, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट होंगे, विटामिन होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे, ऑक्सिन और साइटोकिनिन उसके अंदर आपको देखने मिलेंगे। By application of these method, it is possible to achieve propagation of a large number of plant in a very short। देखो क्या लिखा है, बहुत थोड़े समय में आप बड़ी संख्या में प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं इस मेथड से, और इस प्रकार हजारों पौधों को टिश्यू कल्चर से तैयार करना कहलाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। देखिए, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड द माइक्रो प्रोपेगेशन। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसे हजारों पौधों को टिश्यू कल्चर से तैयार करना माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, each of these plants will be genetically identical and to the original plant from which they are grown, they are somoclones के। what is the meaning of somoclones के, देखो सोमेटिक सेल थी, सोमेटिक सेल में मल्टीप्लाई करने पर कई सारे प्लांट बने। सोमेटिक सेल्स को आपने, एक टिश्यू था, टिश्यू की सभी सेल्स सोमेटिक सेल्स थी, बॉडी सेल्स थी, सोमेटिक सेल्स को निकाला आपने, प्लांट्स को तैयार किया, सारे प्लांट जेनेटिकली एक समान है क्योंकि वो सोमेटिक सेल एक समान थी, है ना। क्योंकि देखो बेटा, एक प्लांट बॉडी होगा ना, कोई भी प्लांट का जन्म कैसे हुआ, एक जाइगोट रहा होगा सिंगल सेल, उसमें माइटोसिस हुआ, एम्ब्रियो बना, प्लांट बना उसके बाद के, तो प्लांट की हर सेल जेनेटिकली समान है। तो आपने उन सेल सोमेटिक सेल्स को निकाला और उनसे आपने क्लोन तैयार किए। तो एक वर्ड आया यहां पे सोमा क्लोन्स के, सोमा मीन सोमेटिक, ठीक है, क्लोन्स मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल, तो इनको क्या बोला आपने, सोमा क्लोन्स बोला आपने इसको, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, टिश्यू कल्चर मीडियम में जब आप जो है वो लगातार सोमो क्लोन्स को ग्रो कर रहे होते हैं, लगातार सोमा क्लोन्स ग्रो कर रहे होते हैं, लगातार कई हजारों प्लांट एक समान होते हैं, तो कभी कभी उन सेल्स के अंदर कुछ म्यूटेशन आता है। द म्यूटेशन में बी इंड्यूस बाय द केमिकल, केमिकल से इंड्यूस हो जाएगा
या कोई रेडिएशन से इंड्यूस हो गया, उसको बोलते हैं हम सोमोक्लोनल वेरिएशन बोलते हैं। तो आपको सोमोक्लोनल वेरिएशन आपको टिश्यू कल्चर मीडियम में देखने मिलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो सोमेटिक सेल होती है वो किसी रेडिएशन के कारण या किसी केमिकल के कारण उसके अंदर म्यूटेशन आता है और ये पर्टिकुलर प्लांट बाकी प्लांट से अलग दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं सोमोक्लोनल वेरिएशन। समझ गए बेटा? क्या है, नॉर्मली कोई वेरिएशन इन प्लांट के बीच नहीं होगा, सब प्लांट सोमेटिक सेल से बने एक समान होंगे, वो सारे क्लोन होंगे, तो हमने सोमोक्लोन्स बोला उसको, हमने सोमाक्लोन्स बोला उसको हमने। लेकिन कभी कभी कोई म्यूटेशन होने से एक प्लांट अलग दिख सकता है, तो उसको सोमोक्लोनल वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, मैनी इंपोर्टेंट फूड प्लांट जैसे टमाटर हुआ, केला हुआ, एप्पल हुआ, इनको हम कमर्शियल स्केल पर जो है वो टिश्यू कल्चर मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अगेन दिस इज एनसीईआरटी, जो हमने देखे पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट ये एनसीईआरटी के पॉइंट है। ठीक है, फिर अब देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो ऑब्जर्वेशन ये भी देखा गया है कि टिश्यू कल्चर जो है इट इज वेरी इफेक्टिव। कोई एक प्लांट है, उस प्लांट में वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, पूरा प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है, तो अब आपको उस प्लांट से वायरस फ्री प्लांट चाहिए। आपको चाहिए कि ऐसा प्लांट प्रोड्यूस करना है कि जो वायरस फ्री हो। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी प्लांट जो होता है उसका जो एपिकल में शूट का जो एपिकल मेरिस्टेम है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा हट के, वो हमेशा वायरस फ्री होता है, क्योंकि उसमें वायरस ग्रो नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम की मल्टीप्लाई करने की दर इतनी फास्ट होती है कि वायरस का इन्फेक्शन वहां तक पहुंच ही नहीं पाता हट के, तो वायरस उसको अटैक नहीं कर पाता है। तो किसी भी प्लांट जो वायरस से इन्फेक्टेड है, उसके स्टेम का, तने का एपिकल मेरिस्टेम निकाल लीजिए, उसकी सेल्स को अलग कीजिए और उन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए टिश्यू कल्चर में, आपको वायरस फ्री प्लांट मिल जाएगा। तो another important application of this method is the recovery of the healthy plant from the disease plant. Okay, even if a plant is infected with a virus, the meristem, apical and axillary is free of virus. के especially apical meristem जो होता है वो फ्री होता है। कभी कभी जो है बड़े पौधे में axillary meristem जो होता है उसमें भी वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इनकी डिवाइड करने की दर फास्ट होती है। Hence, one can remove the meristem and grow it in vitro to obtain the virus-free plant. Scientists have succeeded in culturing meristem of banana, sugarcane, potato के। तो वैज्ञानिकों ने बनाना हुआ, शुगर केन हुआ, पोटेटो हुआ, इनके मेरिस्टेम को लेबोरेटरी में कल्चर करके पूरा प्लांट बनाकर देखा है और उनको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले इसके। ठीक, अब कभी कभी क्या हुआ, अब आपने सोचा कि हम जो है वो कुछ ऐसा बनाए हम कि दो सोमेटिक सेल को फ्यूज कर दें आपस में। ध्यान से बात सुन के, अरे क्या सोचा आपने सोचा क्या ऐसा कर सकते हैं कि दो सोमेटिक्स दो डिफरेंट टाइप की, मान लो एक हमने कहा एक सेल है टमाटर की, टोमेटो सेल है, एक है आलू की सेल, पोटैटो सेल है। तो पोटैटो सेल है, एक टोमेटो सेल है, के आपको दोनों सेल को फ्यूज करना है। तो सबसे पहले यदि आपको दो प्लांट सेल को फ्यूज करना है तो सबसे पहले आपको उन प्लांट सेल के सेल वॉल को हटाना पड़ेगा। सेल वॉल को हटाने के लिए आपको किन एंजाइमों की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, बताओ सोच के। आपको सेलुलोज एंजाइम चाहिए पड़ेगा जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर दे, आपको पेक्टिनस एंजाइम चाहिए पड़ेगा जो पेक्टिन को डाइजेस्ट कर दे। तो सेलुलोज और पेक्टिनस का यूज करके आप दो डिफरेंट प्लांट सेल जिनको फ्यूज करना है उनको आप हटा देंगे। तो आपका सेलुलोज और पेक्टिनस के चलते सेलुलोज और पेक्टिन हट जाएगा, मतलब सेल वॉल हट जाएगी। अब आपको दो नेकेड प्रोटोप्लास्ट मिल गए, एक प्रोटोप्लास्ट मिला आपको टोमेटो सेल का, एक मिला आपको पोटैटो सेल का प्रोटोप्लास्ट मिला। दोनों प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करने के लिए क्या तरीका है, आप फ्यूज करने के दो तरीके हैं। एक तो है इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, कि आप बिजली का करंट दे दें तो दोनों प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज कर जाएंगे। दूसरा तरीका जो है वो है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज करें आप। PEG इज अ केमिकल, अब ये एनसीईआरटी में नहीं है पर मालूम होना चाहिए कि ये है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल के। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज करके आप दो सोमेटिक सेल को आपस में फ्यूज कर सकते हैं और उससे जो है वो सोमेटिक सेल्स के फ्यूज करने पे इसे बोलेंगे हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। क्योंकि आपने क्या किया बेटा, आपने क्या ये आपने किया ये है कि आपने वास्तव में एक लिया, आपने टोमेटो सेल लिया आपने एक के उसका न्यूक्लियस के, एक आपने पोटैटो सेल लिया उसका न्यूक्लियस के, दोनों के सेल वॉल को आपने हटाया और दोनों को आपस में फ्यूज कर दिया। आपने दोनों को आपने आपस में फ्यूज कर दिया। ठीक है, फ्यूज करने पे क्या हुआ, आपने इनको फ्यूज कर दिया। ठीक है, तो एक
कॉमन प्रोटोप्लास्ट बन गया। फ्यूज करने के लिए आपने पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का आपने इस्तेमाल किया के अब क्या बन गया, ये जो है ये सोमेटिक हाइब्रिड बन गया। यानी दो सोमेटिक सेल के अब दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं करेंगे, याद रखना दोनों के न्यूक्लियस डिसिमिलर हैं, दोनों के न्यूक्लियस जेनेटिकली कॉम्पेटिबल नहीं है, तो वो आपस में फ्यूज नहीं करेंगे। ये डिप्लॉइड कंडीशन ऐसी इसके सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगी। तो इसे क्या बोला हमने, सोमेटिक हाइब्रिड बोला इसको हमने। और इसके लिए हम हाइब्रिड वर्ड यूज, इसके लिए हम साइब्रिड वर्ड यूज करते हैं, इसको हम साइब्रिड बोलते हैं, इसको हम साइब्रिड बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से साइब्रिड बनते हैं। क्लियर? हाइब्रिड किसको बोलेंगे, जिसमें न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाए। यहां पे न्यूक्लियस नहीं फ्यूज करता, केवल साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है। देखिए क्या लिखा है, वैज्ञानिकों साइंटिस्ट हैव इवन आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट। वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने प्लांट से सिंगल सेल को निकाला एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल, उनकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करें। क्या यूज किया उन्होंने, एनसीईआरटी में नहीं है पर दिमाग में रखना है, क्या यूज किया, सेलुलोज एंजाइम और पैक्टिन एंजाइम यूज किया। क्या यूज किया बेटा, सेलुलोज एंजाइम यूज किया और पैक्टिन एंजाइम यूज किया के, और उनको आपस में उन्होंने आइसोलेट किया। नेकेड प्रोटोप्लास्ट को लिया उन्होंने, जिसमें केवल मेम्ब्रेन होती है, वॉल नहीं होती है। Isolated protoplast from different varieties of plant, each having desirable character, can be fused to get hybrid protoplast के, और इस हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को क्या बोलते हैं हम, साइब्रिड कहते हैं। और फ्यूजन करने के लिए किसका यूज करते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का यूज करते हैं या इलेक्ट्रिकल करंट का यूज करते हैं। ठीक है, और इससे एक नया तरह का प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सोमेटिक हाइब्रिड बोलेंगे, और प्रोसेस को हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, प्रोसेस को हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। ठीक है, Imagine a situation when a protoplast of tomato is fused with that of the potato, और जब उनको हमने ग्रो किया, एक हाइब्रिड प्लांट को प्रोड्यूस किया हमने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से, तो क्या बोलेंगे उसको, हाइब्रिड को, हाइब्रिड को नाम दिया हमने पोमेटो के। तो पोमेटो इज दी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, पोमेटो इज द प्रोडक्ट ऑफ द, पोमेटो इज द प्रोडक्ट ऑफ द सोमेटिक हाइब्रिडेशन। पोमेटो जो है वो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का उत्पाद है, जहां पर हमने दो सोमेटिक सेल को आपस में फ्यूज किया हमने, एक पोटैटो की सेल थी, एक टोमेटो की सेल थी। क्लियर? तो क्या बना, पोमेटो बना के। हालांकि सबसे बड़ी बात यह कि ये बना तो लिया, लेबोरेटरी में बना लिया हमने, लेकिन ये कि रियल लाइफ में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कमर्शियल इसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाए के। अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर इट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन के। ऐसा करने के बाद जो प्लांट बना, जो पोमेटो प्लांट बना, उसमें कोई ऐसे स्पेशल कैरेक्टर नहीं थे कि उसको हम कमर्शलाइज कर पाए, उसका कोई हम रियल लाइफ में फायदा उठा पाए। पर साइंटिस्ट ने एक दरवाजा खोल दिया, उन्होंने, उनको समझ में आ गया कि इन फ्यूचर हम सोमेटिक सेल्स को फ्यूज करके भी एक प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो सोमेटिक हाइब्रिडेशन इज अनदर पॉसिबिलिटी जिसमें भविष्य में और रिसर्च चल रहा है, और उसका क्या यूज कर सकते हैं ये साइंटिस्ट सोच रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या किया हमने, अब यहां पर हमने हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है यहां पर के, यानी जो हमने इनहांसमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन ये चैप्टर हमने पूरा किया। तो हमने तमाम जो स्ट्रेटजीज थी वो सब देखी हमने, एक एक प्लानिंग को देखा हमने, यहाँ पे एक एक हिस्सा पढ़ा हमने यहाँ पे। तो देखो बेटा, ये जो हिस्सा है ना, इस पर मैं आपको अब डीपीपी भी प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको मैं इसका। तो याद रखना बेटा इस चीज में कि ये चैप्टर में जो है ना थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, तो इसको से कंप्लीट कर लिया हमने। 2-4 दिन बाद इसकी इन्फॉर्मेशन जो इसकी वेराइटीज एक बार फिर पढ़ लेना, एक दूसरे से पूछ लेना यार, है ना, आपके घर में किसी को बता देना, आप किसी को दूसरे को एजुकेट कर देना, आपस में पूछते रहना, तो उससे क्या होता है बेटा कि हमें चीजें याद रह जाती है ना। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। क्लियर? ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है वो आगे बढ़ते हैं सिलेबस में, है ना। ये पूरा कर लिया, अब इस पर एमसीक्यू देखेंगे। फिर मैं क्लियर करता हूं इस चैप्टर के लिए मैं आपको जो परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट दूंगा बेटा, एक बार पढ़ लेना बस, इसके एक बार। क्योंकि उसमें क्या है, जैसे कि जो है हम बात करते हैं कि उसमें एक साइंटिस्ट थे शल ने टर्म हेट्रोसिस टर्म का यूज किया था। शल ने हेट्रोसिस टर्म का इस्तेमाल किया था। ठीक है ना। पहला हाइब्रिड प्लांट जो है वो फेयर चाइल्ड ने बनाया था, पहला हाइब्रिड प्लांट फायर चाइल्ड नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट उसके अंदर मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि आप एक बार पढ़ लेंगे, याद रह जाएगा। क्योंकि वो पॉइंट वेस्टेज ऑफ टाइम, यहां बोलता रहूं आप नोट करते रहे, उससे बेहतर है कि उन पॉइंट को आप एक बार देख लेना। क्योंकि 99.99% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही आना है, इसलिए पहला फोकस एनसीईआरटी है। उसके बाद आपको एक बार मेरे कहने पर बेटा 15 मिनट मेरे को देना और परफॉर्मेंस शीट पढ़ लेना। ठीक है ना। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल दी बेस्ट। और देखो बेटा, मैं एक बात हमेशा कहता हूं आपसे, मशीन कुछ दिनों के लिए मशीन बन जाइए। ये ज्यादा इमोशन, ज्यादा सेंटीमेंट, ज्यादा परेशानी, ज्यादा डिप्रेशन, ज्यादा मोटिवेशन किसी काम का नहीं है। बिहेव लाइक ए मशीन। आई असाइन यू टास्क,
तो कमांडोज दे बिहेव लाइक मशीन कि एक बार टास्क मिल गया वो करना है उनको, समझ गए? तो आप मशीन के समान सोचिए। अभी डिप्रेशन का, ठीक है, खुश होने का, दुखी होने कोई वक्त नहीं है, अभी वक्त है केवल कर्म करने का और जीतने का। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.